नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री सोच पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेयरी के ऊपर क्लासेज चला रहे हैं, क्लासेज कर रहे हैं, डेयरी का ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे पहले हम गोटरी का किए हैं और साथ ही हमारा एग्रीकल्चर का हिस्सा भी कंटिन्यू है। एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमारा वीडियो आ रहा है, एग्रीकल्चर पे भी हम करते रहेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं, बताते हैं तो उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो आपको देंगे। अभी हम लोग आपको स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करनी है, शिमला मिर्च की खेती कैसे करनी है, कैप्सिकम का खेती कब किया जा सकता है, कब उसका हार्वेस्टिंग स्टेज है, कैसे करना है, पूरी एक प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने हम एक लाइव वीडियो करने जाएंगे। स्ट्रॉबेरी और कैप्सिकम, शिमला मिर्च की खेती कैसे करनी है उसके ऊपर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। क्या है? एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन। पशु में प्रजनन कैसे होता है, कौन कौन सा विधि है, कैसे किया जाता है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। आप ICAR का तैयारी कर रहे हैं, JRF का कर रहे हैं, या अदर कोई भी एग्रीकल्चर से जुड़ी तैयारी कर रहे हैं, या आप कंपटीशन देना चाहते हैं, आप उसके लिए लगे हैं, तो ये क्लास मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और हुआ भी है। तो आइए हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर आपको बताते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम पहले बताए हैं, और आपके ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी तो है ही है। इसके अंदर हम पहले बात करते हैं कि प्रजनन विधि या प्रजनन विधियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रजनन का विधि होता है, तो उसके बारे में बोले तो कौन कौन सा प्रजनन विधि है? दो है। पहला कौन सा? प्राकृतिक प्रजनन। दूसरा क्या, जिसको हम AI बोलते हैं, उसका नाम है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान मतलब AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। प्राकृतिक प्रजनन हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है? कृत्रिम गर्भाधान मतलब AI। गर्भाधान या प्रजनन बोलिए, दोनों बात बराबर है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दो तरीके से, इन दो जरिए से पशु के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराई जाती है। तो पहला है प्राकृतिक प्रजनन। तो भैया प्राकृतिक प्रजनन क्या होता है? प्राकृतिक प्रजनन किसको बोलते हैं? तो इसके अंदर क्या होता है कि नर और मादा पशु आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करके एक नए जीव उत्पन्न करते हैं, तो वो कहलाता है प्राकृतिक प्रजनन। नेचुरल ब्रीडिंग है, प्राकृतिक प्रजनन है, वो स्वयं कर रहे हैं, समागम होते हैं। हाँ, तो इसको लिख लीजिए, नर व मादा पशु जब आपस में समागम करते हैं, समागम मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तथा एक नए जीव की उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रजनन।
तो प्राकृतिक प्रजनन क्या हुआ कि जब कोई नर और मादा पशु आपस में समागम करके, आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करके, आपस में संभोग करके एक नए जीव की उत्पत्ति करती है, नए जीव का उत्पन्न करता है, तो वो कहलाता है कि प्राकृतिक विधि के द्वारा हुआ है। एक नर पशु 1 साल के अंदर कितने मादा पशुओं को प्रजनित कर सकता है? तो एक नर पशु 1 साल में 80 से 100, किसको? एक नर पशु 1 साल में 80 से 100 मादा पशुओं को, एक नर पशु 1 साल में 80 से 100 मादा पशुओं को प्रजनित कर सकते हैं, प्रजनित कर सकते हैं। एक नर पशु 1 साल में 80 से 100 मादा पशुओं को प्रजनित कर सकते हैं। दूसरा है कि प्राकृतिक हो गया, आर्टिफिशियल AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान है। दूसरा विधि है कि वो क्या होता है, तो इसका मतलब क्या? आर्टिफिशियल का मतलब क्या? नो यूज ऑफ बुल्स। इसके अंदर हम नॉर्मली बुल्स का सम्मेलन नहीं करवाते हैं, खुद से करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसको लिख लीजिए। मादा पशुओं को हीट में आने पर, मादा पशुओं को हीट पर आने पर एक विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा, मादा पशुओं को हीट में आने पर एक विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा क्या करते हैं? पिचकारी के द्वारा वीर्य को या सीमेन को मादा पशुओं को हीट में आने पर एक विशेष प्रकार की पिचकारी, विशेष प्रकार की पिचकारी का मतलब कौन सा? गन। इसको क्या बोलते हैं? AI गन। एक विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा सीमेन या वीर्य को मादा पशु के अंदर डाला जाता है। मादा पशु में डालकर जब उसको गर्भवती करते हैं, उसके गर्भ धारण करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम योनि विधि। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ, उनके जनेंद्रियों में डालकर जब हम उनको गर्भ धारण करवाते हैं, तो इन प्रोसेस को हम बोलते हैं कि प्राकृतिक गर्भधारण या कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम योनि विधि। इसको कृत्रिम योनि विधि भी बोलते हैं। हाँ, इसको कृत्रिम योनि विधि भी बोलते हैं, इसको कृत्रिम योनि विधि भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कृत्रिम योनि विधि कौन सा है और प्राकृतिक प्रजनन कौन सा है। इसको हम लोग कृत्रिम योनि विधि बोलते हैं। अब पूरे साल की बात करें तो 1 साल में हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 साल की बात कर रहे हैं। पूरे साल की बात करें तो 1 साल के अंदर 1 साल में नर पशु जो है कितने मादा पशुओं को गर्भवती कर सकती है? तो 1 साल में 1000 से 2000 एक नर पशु 1 साल में 1000 से 2000 मादा पशुओं को प्रजनित कर सकती है। 2000 मादा पशुओं को प्रजनित कर सकती है। प्रजनित कर सकती है। 1000 से 2000 मादा पशुओं को प्रजनित कर सकती है। उसके बाद बात करें तो इसके बाद की बात करें तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कहाँ से हुआ था, कैसे शुरुआत हुआ था? हाँ, तो अगर बात करें कि पूरे विश्व में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का
प्रयोग कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान है या कृत्रिम योनि विधि है, उसके जरिए कौन से मवेशी को कहाँ पे गर्भधारण करवाया गया था? तो इसकी बात करें पूरे विश्व में, तो विश्व में सबसे पहले इसका गर्भधारण करवाया गया था आपका इटली में। इटली में करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1780 में करवाया गया था। कौन से वैज्ञानिक के प्रेजेंस में हुआ था? तो स्पेगेंजी नाम के वैज्ञानिक थे। स्पेगेंजी नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और कौन से मवेशी पे करवाया गया था? तो कुतिया के ऊपर करवाया गया था। किन के ऊपर? कुतिया के ऊपर सबसे पहले विश्व में इटली में 1780 के अंदर स्पेगेंजी नामक वैज्ञानिक ने कुतिया के ऊपर करवाया था। ये बच्चा गेट बंद कर दो। कुतिया के ऊपर सबसे पहले करवाया था। अगर इंडिया की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो भारत में सबसे पहले कहाँ पे हुआ है? तो भारत की बात करें तो डेयरी फार्म, कौन सा डेयरी फार्म? कहाँ पे? मैसूर। ये है कहाँ पे? तो कर्नाटका में है। इंडिया की बात करें तो मैसूर कर्नाटका में एक डेयरी फार्म है, यहाँ पे करवाया गया था। तो कब करवाया गया था? 1939 में। 1939 में इंडिया में सबसे पहले करवाया गया था। ये किसके ऊपर करवाया गया था? हाँ, बट ये फेल हो गया, ये पास नहीं हुआ। देन उसके बाद फिर से भारत में करवाया गया। भारत में उसके बाद कहाँ पे करवाया गया? तो भारत में उसके बाद इलाहाबाद में करवाया गया। इलाहाबाद में किसके ऊपर करवाया गया? तो भैंस के ऊपर करवाया गया। भैंस का पहला बच्चा जो है वो कृत्रिम गर्भाधान के जरिए हुआ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए सबसे पहला किसका बच्चा हुआ? भैंस का बच्चा पैदा लिया, भैंस के ऊपर करवाया गया। इसीलिए इस भैंस का जो बच्चा हुआ, उसके बच्चा को क्या बोले? इसके बच्चे का नाम दिया गया प्रथम। क्यों? क्योंकि ये प्रथम था। पूरे इंडिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू इलाहाबाद में भैंस के ऊपर किया गया था प्रयोग। इसीलिए जो भैंस का बच्चा हुआ कृत्रिम गर्भाधान की वजह से उनको बोला गया प्रथम, उसका नाम दिया गया प्रथम। तो ये हो गई कुछ बातें कि सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है, भारत में हुआ। तो भारत में कब हुआ, कैसे फेल हो गया, फिर कहाँ सक्सेस हुआ, ये हुआ। अब हम बात करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान का कौन कौन सा लाभ हो सकता है, क्या क्या लाभ है, कृत्रिम गर्भाधान करने का क्या लाभ हो सकता है। तो लाभ की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि कृत्रिम गर्भाधान हम क्यों करते हैं, आर्टिफिशियली क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम नेचुरली करते हैं। तो सबसे पहला बात आएगा आपके मन में भी और हमारे मन में भी कि नर पशु की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहला बात कि नर पशु की आवश्यकता नहीं होगी भाई। नर पशु को कैरी करना पॉसिबल नहीं है। कोई बड़ा साढ़ है या हमारे पास बल्क में काउज है, तो क्या हम पशु को कैरी कर सकते हैं? इधर उधर नहीं कर सकते, हमें दिक्कत होगा। इसीलिए सबसे पहला लाभ इनका है कि नर पशु की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम बैठे बैठे घर में जहाँ मर्जी, जहाँ आपकी मवेशी कहीं है, सीमन लेके कहीं से जाते हैं और अपने मवेशी को गर्भधारण करवा सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है, सबसे पहला लाभ है नर पशु को आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद क्या हो सकता है कि विदेशी अच्छे नस्ल के जो सांड होते हैं, क्या हम विदेश से उनको उठा करके लेके आएंगे और उसके बाद गर्भधारण करवाएंगे अपने गाय का? तो ये संभव है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है और संभव हो भी नहीं सकता है। होगा भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे जो विदेशी नस्ल के सांड हैं, उनके हम सीमेन को लेके आते हैं, ना कि उन सांड को
एरोप्लेन में और ट्रेन में लाद करके लेके आते हैं, हम उनके विदेशी के सीमेन को भी लेके आते हैं। तो विदेशी अच्छे नस्ल के सांड का जो सीमेन है उसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं उसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा नस्ल पैदा कर सके, हम अच्छे नस्ल के बच्चे का परवरिश करेंगे, अच्छा नस्ल बच्चा पैदा होगा हमारा। ये दूसरा लाभ है। क्या प्राकृतिक गर्भधारण के जरिए, प्राकृतिक प्रजनन के जरिए जो अपंग या फिर असक्षम मवेशी है, जो लंगड़ा है, लूला है या फिर अपंग है, वो अपने पैर पे चल नहीं सकती है, खड़ा नहीं हो सकती है, प्रॉपर घूम नहीं सकती है, तो क्या वैसे मवेशी का हम प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करवा सकते हैं? प्राकृतिक प्रजनन के जरिए उनको आप प्रेग्नेंट करवा सकते हैं, उनसे बच्चा पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, वो सक्षम नहीं है खुद से। हाँ, वो सक्षम नहीं है कि खुद से सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे और प्रजनन होगा। तो इसीलिए इसके जरिए इसका जो कृत्रिम गर्भाधान का लाभ है, ये भी लाभ है कि जो अपंग लिख देते हैं, जो अपंग या असक्षम है ना, अपंग या असक्षम जो है, अपंग या असक्षम पशु भी गर्भधारण कर सकती है। अपंग या असक्षम पशु भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए गर्भधारण कर सकती है। हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए उनका गर्भधारण ना करवाएं तो वो बच्चा नहीं दे पाएगी, लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे तो असक्षम और अपंग पशु भी गर्भधारण करने के लिए तैयार है। इसका एक और भी बड़ा फायदा है कि जो बड़े सांड होते हैं ना, बड़े नस्ल के जो सांड होते हैं, बड़े नस्ल के सांड का जो वीर्य होता है, बड़े नस्ल के सांड का जो वीर्य होगा या सीमेन होगा, उसका प्रयोग हम लोग छोटे गायों पे भी कर सकते हैं। उनका प्रयोग हम लोग छोटे गाय पे भी, हाँ, उनका प्रयोग हम लोग छोटे गाय पे भी कर सकते हैं। तो ये सारा लाभ है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान का। कृत्रिम गर्भाधान के जरिए ये तमाम बेनिफिट आपको मिलता है, इसीलिए अभी कृत्रिम गर्भाधान बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। और भी क्या हो सकता है, एक और भी लिख लीजिए कि AI करते हैं अगर कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन की या कृत्रिम योनि विधि के जरिए प्रजनन करवाते हैं तो आप माने ना माने बीमारी कम होगी। कौन सा बीमारी? जो जेनेटिक है, जेनेटिक होने वाली बीमारी कम होगी, जेनेटिक बीमारी कम होगी। क्योंकि प्राकृतिक प्रजनन में क्या होता है कि अगर हम जिस सांड का यूज कर रहे हैं प्रजनन के दौरान, हो सकता है वो सांड अगर कोई जेनेटिक रोग से ग्रसित है या जेनेटिक बीमारी से ग्रसित है, तो हमारा जो प्रोजेनी है, जो हमारा जो बच्चा होगा या हमारी जो फीमेल है, ये जो गाय है, वो भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो ये सारा तमाम लाभ है आपका कृत्रिम गर्भाधान करने का। अब बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान करने की, ये सारी तमाम लाभ है। अब बात करते हैं कि भाई सीमेन तो हम डालेंगे, विदेश से सीमेन लेके आएंगे, सीमेन डालेंगे, लेकिन क्या उस सीमेन को ऐसे ही बैग में, झोला में, ट्रक में, बस में लाद करके लेके आ सकते हैं, या फिर उस सीमेन को कलेक्ट करने का कुछ नियम, कुछ स्टेप होता है? तो कैसे सीमेन कलेक्शन करना है, कैसे वीर्य को एकत्रित करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। कैसे सीमेन कलेक्शन करना है, मतलब वीर्य का कलेक्शन कैसे होता है। वीर्य का कलेक्शन 5 स्टेप है, इनके अंदर 5 स्टेप है। कौन कौन सा स्टेप है? 5। सीमेन कलेक्शन करने के लिए कौन कौन सा स्टेप है?
पहला है कि वीर्य को एकत्रित करना, वीर्य को एकत्रित करना। भाई पहले तो आप तमाम नस्ल के जो सांड है उनका सीमेन को आप कलेक्ट कर लीजिए, है ना, उसको कलेक्ट करिए। एक्चुअली ये जो 5 स्टेप है, इस 5 स्टेप को देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सीमेन अच्छा है, कैसे सीमेन को स्टोरेज किया जाता है और कैसे वीर्य को यूज करते हैं, कौन सा वीर्य को यूज करते हैं। क्या डायरेक्टली मवेशी के अंदर से निकाल के उसका यूज कर लेंगे उसी टाइम, या फिर उसके बाद कोई प्रक्रिया आती है तब हम यूज करते हैं। मार्केट में हमको कैसा सीमेन मिलता है, किस रूप में मिलता है, कैसा वीर्य मिलता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो 5वां में पहला है कि वीर्य को एकत्रित करना। दूसरा है कि वीर्य का जांच करना या परीक्षण करना, जांच करना या परीक्षण करना, या परीक्षण होता है। तीसरा है वीर्य का क्या करना, जब सीमेन आता है, जब सांड बुल से सीमेन निकालते हैं हम लोग, तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसीलिए उसका हम लोग करते हैं तनुकरण। तनुकरण क्या हुआ, डाइल्यूट बनाते हैं। तनुकरण मतलब हम लोग उसको डाइल्यूट बनाते हैं, मतलब क्या, पतला बनाते हैं। क्योंकि इंडिया में या विश्व की बात करें तो बहुत सारे फीमेल है, बहुत सारे गाय हैं, लेकिन क्या उतना संख्या में सांड अवेलेबल हो जाएगा, नहीं होगा। और वैसे भी सांड से जो सीमेन निकलता है वो लिमिटेशन होता है, 1 kg 2 kg 5 kg नहीं आती है, उसका भी लिमिटेशन होता है। हम आपको बताएंगे कि सांड से कितना आता है, भैंस से कितना आता है, भेड़ बकरियों में कितना आता है, सब कुछ बताएंगे आपको। तो लिमिटेशन होता है, कम क्वांटिटी में आता है, इसीलिए हम लोग उसका तनुकरण करते हैं, मतलब उसको डाइल्यूट बनाते हैं, पतला बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गायों के लिए हम सीमेन का यूज कर सके, इसीलिए इसको पतला बनाते हैं। चौथा है वीर्य का भंडारण करना। वीर्य का भंडारण हो गया। 5वां है वीर्य को इंसेमिनेशन करना। इंसेमिनेशन करना। ये 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम उस सीमेन को, उस वीर्य को इंसेमिनेशन करते हैं। मतलब इसका जो अभी बताए हम लोग कि एक प्रकार का पिचकारी होता है जिसको हम AI गन भी बोलते हैं, उस गन के सहारे इसको फीमेल्स के अंदर इंजर्ट कर दिया जाता है। फीमेल जो काऊ होती है, जो गाय है, उनके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप आप देखें कि पहले तो हम सीमेन को कलेक्ट करते हैं, पहले कलेक्शन होता है सीमेन का, फिर उसके बाद वीर्य का प्रशिक्षण होता है, उसका जांच होता है। अब इसके अंदर हर एक टॉपिक के अंदर डीपली हम लोग चलेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। तनुकरण कैसे करते हैं, कैसे उसको डाइल्यूट बनाते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस में बनाते हैं, क्या क्या इसमें मिक्स किया जाता है, कैसे होता है। तो इसमें अंडा वगैरह का भी यूज होता है, तो कैसे होता है अंडा का यूज, क्या है प्रोसेस, ये सारा चीज़ आपको क्लियर करेंगे। वीर्य का भंडारण कैसे करेंगे, वीर्य को इंसेमिनेशन कैसे करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। तो ये हो गया कि 5 स्टेप है। तो ये हो गया 5 स्टेप। इसको मिटाते हैं। अब है कलेक्शन ऑफ सीमेन। कलेक्शन ऑफ सीमेन, उसी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जब सीमेन को कलेक्शन कर रहे हैं, सीमेन का कलेक्शन कर रहे हैं, तो गाय का जो कृत्रिम योनि होगा उसका तापमान कितना होगा, गाय का
आर्टिफिशियल जो वेजाइना है मतलब कृत्रिम योनि है उनकी तापमान क्या होगी, तो उसका तापमान होगा आपका 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। अगर हम भैंस की बात करें, भैंस का कृत्रिम योनि का तापमान की बात करें तो ये 39 डिग्री सेल्सियस होगा, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब है कि वीर्य जो सीमेन हम लोग निकालते हैं डिफरेंट मेल से, तो उनका कैपेसिटी क्या होता है, वो निस्तारण का क्षमता क्या होता है, उनके निस्तारण का क्या क्षमता है, ये हम आपको बताते हैं। वीर्य निस्तारण क्षमता, वीर्य निस्तारण का क्षमता क्या है, ये देखिए। मतलब सीमेन रिलीज करने की जो कैपेसिटी है मेल के अंदर, वो कौन से मेल में कितना होता है। अगर सांड की बात करें तो 8 ml, मात्र 8 ml आता है। मेठा या बकरी की बात करें तो 1 ml सीमेन आता है। आप समझ सकते हैं कि डाइल्यूट बनाना कितना जरूरी है। क्या 1 ml 8 ml सीमेन निकाल करके पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के गाय को इंसेमिनेशन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमने आपको 5 स्टेप में एक ये बताया कि डाइल्यूट बनाना बहुत ही आवश्यक है और डाइल्यूट बनाने से हमारा बहुत ही फायदा है। अगर सुअर की बात करें, सुअर के अंदर से कितना आएगा, तो इनका सबसे ज़्यादा होता है 250 ml, इनके अंदर से 250 ml आएगा। घोड़े की बात करें तो इनका आता है 70 ml। मानव की बात करें, हम मानव के अंदर से जो वीर्य निस्तारण का जो क्षमता है वो है 3.5 ml, मतलब 3.5 ml। हाँ, मानव के अंदर से जो वीर्य निस्तारण का जो क्षमता है वो है 3.5 ml। कुत्ते की बात करें तो ये आता है 13 ml। कुत्ते की बात करें तो 13 या 12 ml ये आता है। अब आते हैं वीर्य का प्रशिक्षण कैसे करेंगे, कितना उसका कैपेसिटी है ये भी देख लीजिए। अब उसका प्रशिक्षण कैसे करेंगे आप नोट कर लीजिए। फिर आते हैं वीर्य का प्रशिक्षण कैसे करेंगे, उसका जांच कैसे करेंगे। हाँ, वीर्य का प्रशिक्षण कैसे करेंगे, जो सीमेन आई है, जो कलेक्ट हुआ है, उसका जांच कैसे करेंगे। वीर्य का प्रशिक्षण, जो सीमेन है उसकी टेस्टिंग आप कैसे करते हैं, तो इसके अंदर 2-3 टेस्ट है। जैसे पहला है BBC टेस्ट। BBC को बोलते हैं ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टेगस। इसमें जो है वीर्य का pH चेक किया जाता है। और क्या चेक किया जाता है, वीर्य का pH चेक किया जाएगा। आपका जो वीर्य है, जो आपने कलेक्ट करके लेकर आया है, वो वीर्य कितना % शुद्ध है, मतलब वीर्य की शुद्धता की जांच की जाएगी। हाँ, वीर्य की शुद्धता को जांच करेंगे। नर गाय जो हमारी नर पशु है, उनका pH क्या होना चाहिए। नर पशु के जो वीर्य होते हैं, ये हम गाय के लिए ही बात कर रहे हैं। नर पशु मतलब गाय का जो pH होगा वो क्या होना चाहिए। और भैंस की बात करें तो भैंस में pH क्या होना चाहिए, तो इसकी बात करें तो इसमें 7.4 और इसमें 6.7। तो ये pH और कितना % शुद्धता है, BBC टेस्ट के जरिए वीर्य का प्रशिक्षण किया जाता है। अब आते हैं
वीर्य का पीला होना। जो सीमेन आप देखे होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो गूगल करके आप सर्च करके देख सकते हैं कि सीमेन जो है पीला होता है। सीमेन पीला क्यों होता है? हाँ, वीर्य का पीला होना। आराम से बैठिए। वीर्य पीला क्यों होता है? तो राइबोफ्लेविन की वजह से आपका जो वीर्य है, जो आप सीमेन देखते हैं बाजार में, वो पीला होता है। वीर्य गंध का कारण क्या है? वीर्य में गंध क्यों आता है? अगर बात करेंगे कि गंध क्यों आता है, ये तमाम जगह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है और ऐसा क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इसको नोट करते जाइए या लिखते जाइए कि वीर्य पीला क्यों है। तो एमीन्स के वजह से क्यों पीला है? अगर आपको ऑप्शन दिखता है एग्जाम में एमीन्स, तुरंत टिक कीजिए। वीर्य पीला क्यों होता है? एमीन्स के वजह से। और भी दूसरी टेस्ट है। दूसरा टेस्ट कौन सा है? हाँ, दूसरा टेस्ट कौन सा है? पहला तो हो गया बीबीसी। बीबीसी के अंदर क्या बताया हमने? बीबीसी के अंदर हमने आपको पीएच टेस्टिंग बताया। गाय का कितना? 6.7, भैंस का कितना पीएच? तो 7.4। ऐसे ही पीएच और शुद्धता को चेक करते हैं बीबीसी के अंदर। दूसरा जो टेस्टिंग है उस टेस्टिंग को बोलते हैं MBR टेस्ट। MBR टेस्ट का मतलब क्या हुआ? मिथाइल ब्लू, हाँ, मिथाइल ब्लू रेडिफ टेस्ट MBR टेस्टिंग है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें सीमेन में जो वीर्य की संख्या है या जो स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म की संख्या है, वो कितना गतिशील है, कितना उसमें मोमेंट है, इसको पता कराया जाता है। आपको पता होगा कि जो सीमेन जो स्पर्म है उसमें मोमेंट होता है। तो लिख लीजिए इस टेस्ट के अंदर या इसके तहत सीमेन में स्पर्म की गतिशीलता का जांच किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर सीमेन में स्पर्म की जो मोमेंट है, जो उनके गतिशीलता है, उनको जांच किया जाता है, उनको फाइंड आउट किया जाता है। और साथ ही सीमेन की गतिशीलता कम है या ज़्यादा है, किससे कम है, कितना होना चाहिए? नॉर्मली वो 40% होना चाहिए। सीमेन में जो स्पर्म की गतिशीलता है वो 40% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 40% गतिशीलता होनी चाहिए, होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं है तो फिर वो काम की नहीं है। अगर 40% से कम है तो वो फिर काम का नहीं है। तो ये हो गया MBR टेस्ट। तीसरा है, हमने बताया था कि क्या सीमेन जो वीर्य है उसका तनुकरण करते हैं, उसको डाइल्यूट बनाते हैं। तो सीमेन का तनुकरण या वीर्य का तनुकरण, सीमेन का तनुकरण, या फिर इसको बोल सकते हैं ऐसे कि वीर्य का तनुकरण कैसे करेंगे, इसको कैसे करते हैं, क्या क्या यूज होता है, इसको हम देखते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए, जो सीमेन है या फिर इसको वीर्य बोलते हैं आप हिंदी में, ये वीर्य है, इसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर आप नहीं पता है तो आप इसको नोट कर ले, जो आपका वीर्य है इसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, या इस साइट्रिक एसिड के वजह से ये डाइल्यूट होता है या फिर पीला होता है। और एक इसमें ऐड किया जाता है, भाई क्या ऐड किया जाता है, तो अंडा का
अंडा का पीला वाला हिस्सा, अंडा का पीला वाला हिस्सा सीमेन के अंदर, वीर्य के अंदर ऐड किया जाता है डाइल्यूट बनाने के लिए। उस पीले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। जो अंडा का पीला वाला हिस्सा होता है उसको योक बोलते हैं। इसी योक को सीमेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, सीमेन के अंदर मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि डाइल्यूट बना रहे और इसका क्वांटिटी इंक्रीज हो सके, इसके क्वांटिटी को बढ़ा सके, इसीलिए इसके अंदर अंडे के पीले वाले हिस्सा को ऐड किया जाता है। अब उसके बाद आता है कि सीमेन का भंडारण, लास्ट है आपका, हम उतना आज करेंगे। सीमेन का भंडारण, सीमेन का भंडारण कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए गर्मी और सर्दी दो भाग में इसको आप बांट लीजिए कि गर्मी में कैसे करना है, कितने टेम्परेचर मेंटेन करना है, सर्दियों में कैसे करना है, कहाँ पे करते हैं। पहले तो आप एक क्रायोकैन जानते होंगे, जो एक नाइट्रोजन गैस सिलेंडर होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली थर्मस रखते हैं ना पानी पीने के लिए, उसमें ठंडा गर्म, हाँ ऐसा ठंडा करने के लिए, उसी तरह से एक क्रायोकैन आता है। क्रायोकैन बॉक्स आता है, एक लंबा सा जार टाइप का होता है, उसको आप कंटेनर भी बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैरी करने के लिए। एक तो लिख लीजिए आप गर्मी भंडारण, वीर्य का भंडारण। वीर्य का भंडारण कैसे करेंगे? गर्मी में और सर्दी में, दो चीज़ है, गर्मी और सर्दी। रूम टेम्परेचर पे अगर गर्मी की बात करें तो 4 से 6 घंटा तक इसको आप रख सकते हैं जीवित, सेफ। अपने वीर्य को रूम टेम्परेचर पर गर्मी में 4 से 6 घंटे तक सेफ रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। सर्दियों में 10 से 12 घंटे तक आप अपने वीर्य को रूम टेम्परेचर पर, जो रूम का तापमान होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे गर्मी में आप 4 से 6 घंटे और सर्दी में 10 से 12 घंटे तक रख सकते हैं। वहीं अगर 4 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रखें तो गर्मियों में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रखें तो गर्मियों में 3 से 4 दिन तक सेफ रहेगा, बच के रहेगा वो। और अगर -196 डिग्री सेल्सियस की बात करें, बहुत बार जब ये वीर्य का तनुकरण की बात आएगी कि या फिर वीर्य का भंडारण का बात आएगा तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं। तो -196 डिग्री का -196 डिग्री का ऑप्शन दिखेगा और ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको टिक लगाएंगे। -196 डिग्री तापमान पे आप तरल एवं -196 डिग्री पे तरल द्रव नाइट्रोजन के साथ 10 से 15 वर्ष तक, तरल द्रव कौन सा? नाइट्रोजन, जो क्रायोकैन है, यहीं पे आपका क्रायोकैन का इस्तेमाल होता है। क्या है उसका नाम? क्रायोकैन बोलते हैं, या फिर उसको नाइट्रोजन सिलेंडर बोलते हैं, या फिर उसको नाइट्रोजन सिलेंडर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। नाइट्रोजन गैस क्यों होता है? नाइट्रोजन गैस उसको बचाने के लिए होता है, नाइट्रोजन गैस उसके सेफ्टी के लिए होता है। तो -196 डिग्री तापमान पे तरल नाइट्रोजन के साथ 10 से 15 वर्ष तक आप अपने सीमेन को, आप अपने वीर्य को बचा के रख सकते हैं, उसको जिंदा रख सकते हैं, उसको सेफ रख सकते हैं। और एक बात आती है कि जमे हुए वीर्य को कब तक सेफ रखा जा सकता है?
कब तक बचा के रखा जा सकता है जो जमा हुआ सीमेन है उसको, तो जमे हुए सीमेन को, जमे हुए विवय को आप अनंत काल तक बचा के रख सकते हैं, अनंत काल तक इसका भंडारण किया जा सकता है, अनंत काल तक इनका भंडारण आप कर सकते हैं, इसको बचाकर रख सकते हैं। तो ये सारा बात हुआ, हमने आज बताया कि एनिमल ब्रीडिंग के अंदर आपको बताएं कि कौन कौन सा ऐसा विधि है जो प्रजनन की विधि है। तो पहला हमने बताया कि प्राकृतिक प्रजनन जो प्राकृतिक रूप से होता है, जो प्राकृतिक नियमों को फॉलो करके होता है। दूसरा बताया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान के जरिए कराया जाता है। फिर आपको कृत्रिम गर्भाधान का लाभ बताएं, प्राकृतिक प्रजनन किसको बोलते हैं वो बताएं, कृत्रिम गर्भाधान के अंदर कौन कौन से स्टेप है जिसको फॉलो करके सीमेन को कलेक्शन करते हैं, सीमेन का एकत्रित किया जाता है, उनको कैसे डाइल्यूट बनाया जाता है, कैसे सेफ रख सकते हैं, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, कब पीएच चेक होता है, किसका पीएच कितना होता है, ये सारा तमाम चीज़ आपको हम बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी को कंटिन्यू करेंगे, वीर्य को कैसे डालना है, इंसेमिनेशन कैसे करना है, या फिर गर्भधारण का उपयुक्त समय क्या होता है, ये सारा तमाम चीज़ आपको बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे ब्रीडिंग का इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और उसके तमाम छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।